हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आज जो है वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी ली है। तो उसके बाद की सभ्यता यहाँ पे वैदिक सभ्यता ही आती है। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे विकसित थी। जब आर्य यहाँ पे आए तो उन्होंने इस सभ्यता का धीरे धीरे विनाश करना शुरू किया और उनके जगहों पे कब्जा करना भी शुरू कर दिया। और लगभग जो है 1500 बीसी तक आते आते आर्यों ने लगभग क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक नए जो है सभ्यता का विकास किया, जिसको कि वैदिक सभ्यता के नाम से हम सभी जानते हैं। अगर वैदिक सभ्यता की बात किया जाए तो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता वेद से बना है, वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि वेद का अर्थ क्या होता है, बना है जिसका अर्थ ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। अगर हम बात करें कि वैदिक सभ्यता के बारे में, तो सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने 1853 ईस्वी में आर्यों को श्रेष्ठ कुलीन कहा था। यानी कि 1853 ईस्वी में मैक्स मुलर ने आर्यों को श्रेष्ठ कुलीन कहा था, श्रेष्ठ कुलीन कहा था। अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृति को पूर्ण रूप से जानने की, तो इसको जानने के लिए आसान भाषा में बनाने के लिए दो भाग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट करके हम इसकी जानकारी लेंगे। वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता की जानकारी के लिए हम देखेंगे तो सबसे पहले हम बांटेंगे ऋग वैदिक काल। पहला हो जाएगा ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। इसकी गणना करें काल की तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच में आता है। उसके बाद आता है दूसरा भाग की बात करें तो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसकी अगर बात करें तो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में आता है। तो इसको आसान भाषा जानने के लिए जो हम दो भाग में बांटे। तो अब आते हैं आगे जो है, देखते हैं सबसे पहले ऋग वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल के बारे में जानेंगे तो इस काल के बारे में हमको अन्य कोई स्रोत नहीं मिलते हैं। केवल जो है ऋग वैदिक है ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा जो है इस काल के बारे में हमको जानकारियां मिल पाती हैं। तो सबसे पहला है इस काल की जानकारी ऋग्वेद के द्वारा ही मिल पाता है, मिल पाता है। आगे हम बात करेंगे इसकी विशेषता की, तो यहाँ की सभ्यता ग्रामीण रूप में थी। यहाँ की सभ्यता ग्रामीण थी, क्योंकि हमने बात किया था सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी की सभ्यता हमने बताया था कि नगरीय थी, लेकिन यहाँ की सभ्यता जो बात करें तो वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक काल की सभ्यता, तो ये जो है ग्रामीण रूप में थी। अगर हम बात करें तो 1400 बीसी पूर्व के बोगाज कोई जिसको कि एशिया माइनर भी कहा जाता है, एशिया माइनर से जो है हमको जो मिला हुआ है, जानकारी मिला हुआ है, तो इंद्र देवता, वरुण तथा
नासत्य जैसे वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिली है, जानकारी मिली है। आगे हम बात करें तो जो ईरान में हमको जो ईरानी ग्रंथ मिलता है अवेस्ता, उसमें भी जो है ऋग वेद से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। यानी कि हम बात करें ईरान के ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में भी ऋग्वेद से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम आगे हम बात करें तो आर्य आखिरकार आए कहां से और कैसे जो है वैदिक सभ्यता का विकास किया, तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों का अलग अलग मत है। इनमें हम देखेंगे कि अन्य अन्य विद्वानों का जो है क्या मत था कि आर्य कहां से आए थे, उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर मैक्स मुलर की। तो इनका कहना था कि नहीं, आर्य जो है ये मध्य एशिया से आए हैं, मध्य एशिया में भी बैक्टीरिया से आए हैं। कहां से आए हैं? तो मध्य एशिया में भी बैक्टीरिया से आए हैं। दूसरी अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक का कहना था, बाल गंगाधर तिलक की, तो इनका कहना था कि ये लोग जो है उत्तरी ध्रुव से आए हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो डॉक्टर अविनाश का तो इनका कहना था कि ये लोग जो है सप्त सैंधो से आए हैं। आगे जो हम अगले विद्वान की बात करें तो दयानंद सरस्वती का, तो इनका कहना था कि ये लोग जो है तिब्बत से आए हुए, यानी कि आर्य का जो आगमन हुआ है वह तिब्बत से हुआ है। अगला बात करें गार्डन जैसे विद्वान का, तो इनका कहना था कि ये लोग जो है दक्षिणी रूस से आए हुए हैं। आगे जो हम देखेंगे गंगानाथ झा का कहना था कि ये लोग जो है ब्रह्मऋषि देश से आए हैं, ब्रह्मऋषि देश जो कि भारत का ही क्षेत्र है। आगे हम इसके बारे में भी वर्णन विस्तार से करेंगे। आगे देखते हैं कि अगले जो है विद्वान जो है का जो है क्या कहना था। तो गाइड्स की बात करें तो गाइड्स का कहना था कि ये लोग जो है हंगरी तथा डेन्यूब से आए हुए हैं। अगले विद्वान की बात किया जाए प्रोफेसर टेंट की, तो इनका कहना था कि ये लोग जो है जर्मनी के मैदानी भागों से आए, जर्मनी के मैदानी भाग से। यानी कि अभी आपको मैंने बताया कि विभिन्न विद्वानों का ऐसा मत था, अलग अलग मत था कि जो है ये लोग कहां से आए हुए हैं। तो हम देखेंगे शुरुआत में देखते हैं यहाँ पे कि ऋग्वैदिक काल की विशेषता की बात किया जाए तो इस काल की जानकारी का एक ही मात्र स्रोत जो है आपका ऋग्वेद है। और यहाँ की सभ्यता जो है मूल रूप से ग्रामीण थी और 1400 बीसी पूर्व के जो बोगाज कोई यानी कि एशिया माइनर की से जो पता चलता है, यहाँ पे इंद्र, वरुण तथा नक्षत्र जैसे देशों का वर्णन इसमें वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। ईरान के ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में भी जो है ऋग्वेद से संबंधित जानकारी हमको देखने को मिलती है। और विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं उनका मानना था कि ये लोग कहाँ से आए हुए हैं, सबका मत अलग अलग था। लेकिन अंत में अगर हम बात करें तो सभी विद्वानों का अगर सम्मिलित रूप से देखा जाए तो सबने जो यही जो है सपोर्ट किया कि नहीं, आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेसर मैक्स मुलर की, तो ये जो है मध्य एशिया से बोले थे कि आए थे। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि नहीं, आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। डॉक्टर अविनाश का कहना था
कि नहीं ये लोग जो है शब्द सिंधु से आए थे। दयानंद सरस्वती का कहना था कि नहीं ये लोग जो है तिब्बत से आए हुए थे। गार्डन का कहना था कि नहीं ये लोग जो है रूस से आए हुए थे। गंगानाथ झा का कहना था नहीं ये लोग जो है ब्रह्मऋषि देश से आए थे। गाइड्स का कहना था नहीं ये हंगरी तथा डेन्यू से आए थे। प्रोफेसर पैंक का कहना था कि नहीं ये लोग जो है जर्मनी के मैदानी क्षेत्रों से आए हुए थे। तो ये था, लेकिन सबका सम्मिलित रूप से अगर हम देखें तो यही मानना था कि नहीं आर्य जो थे मध्य एशिया से ही आए हुए थे। चलिए उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। सबसे पहले अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके भौगोलिक यानी कि ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार की। ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है ऋग्वेद में सप्त सैन्धों का उल्लेख है कि आर्य जो है इसके आसपास जो है निवास करते थे। यानी कि उनका जो है सबसे पहले निवास स्थान जो सप्त सैन्धों में था। यानी कि ऋग्वेद में सप्त सैन्धों का उल्लेख है। ये सप्त सिंधु है क्या? ये 7 नदियों का एक समूह है, और जो कि 7 नदी इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सप्त सिंधु क्या है? सप्त सिंधु क्या है? तो ये 7 नदियों का समूह है। अब ये 7 नदियां कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका सिंधु, दूसरा हो जाएगा आपका सरस्वती, तीसरा हो जाएगा आपका सतलज, चौथा हो जाएगा व्यास, पांचवा हो जाएगा झेलम, और आपका छठा हो जाएगा चिनाब, और सातवां हो जाएगा रावी। आप देख रहे हैं कि 7 नदियों का ये जो उल्लेख देखने को मिलता है। पहला सिंधु, और सप्त सिंधु में सरस्वती, सतलज, ब्यास, झेलम, चेनाब तथा रावी नदी का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो ये आर्यों का जो विस्तार था, अगर हम बात करें तो ये सरस्वती, ऋग्वेद में उल्लेख है कि सरस्वती तथा द्वादशी नदी को मिला करके जो क्षेत्र बनता था वो ब्रह्मवर्त था। और उसके बाद हम बात करें आगरा क्षेत्र की बात किया जाए तो आर्यों ने जो है गंगा और यमुना के जो मैदानी क्षेत्र थे, कहीं या द्वाब कह सकते हैं, द्वाब का जो क्षेत्र था उस पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया था। और कब्जा करके जो क्षेत्र बसाया था उस क्षेत्र को जो है ब्रह्मऋषि के नाम से भी जाना जाता था। तो ये गंगा प्लस यमुना के मैदानी क्षेत्र यानी द्वाब का क्षेत्र की बात किया जाए तो वहां का क्षेत्र जो है ब्रह्मऋषि था। ब्रह्मऋषि ऐसे क्षेत्र को जो ब्रह्मऋषि के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता में, तो वैदिक सभ्यता में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। वैदिक सभ्यता में बात किया जाए तो कुल जो है 31 नदियों का उल्लेख है। लेकिन वही ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। वहीं अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में तो कुल जो है 21 नदियों का ही उल्लेख है। नदियों का उल्लेख है कुल जो है। इसमें देखें तो वैदिक सभ्यता में कुल 31 नदियां हैं,
ऋग्वेदिक काल में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में जो है मात्र जो है 21 नदियों का ही उल्लेख देखने को मिलता है। अगला है ऋग्वेद में गंगा की बात करें, गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी का एक बार उल्लेख है। और वहीं अगर हम यमुना नदी जब की उल्लेख तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया, 3 बार उल्लेख किया गया है। यानी देखेंगे तो ऋग्वेद में गंगा नदी का मात्र 1 बार उल्लेख हुआ है। यमुना नदी की बात किया जाए तो 3 बार जो है उल्लेख देखने को मिलता है। आगे देखेंगे तो उसमें और भी बातें आती हैं, जैसे कि हिमालय तथा उसके चोटी मुजवंत का भी उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में हिमालय तथा उसके चोटी मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है। यानी कि ऋग्वेद में हिमालय तथा उसके चोटी मुजवंत का भी उल्लेख देखने को मिलता है। मुजवंत का भी उल्लेख देखने को मिलता है। इसको भी आप लोग उतार सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे अभी 7 सभ्यता में जो है 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ये 7 नदियों को अलग अलग नामों से जो है उस समय उच्चारित किया, या अन्य भी बहुत सारे जो है वैदिक काल में जो नदियां थी उनके प्राचीन नाम कुछ और थे और आधुनिक नाम जो है कुछ और है। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऋग्वैदिक कालीन नदियां, ऋग्वैदिक कालीन नदियों की बात करें तो सबसे पहले बात आता है प्राचीन नाम, यहाँ पे दे देते हैं प्राचीन नाम और जो है आधुनिक नाम। तो बात करते हैं सबसे पहले प्राचीन नाम जो है परुष्णी का। परुष्णी जो है रावी नदी को कहा जाता था, यानी कभी वर्तमान में रावी है और प्राचीन में परुष्णी कहा जाता था। उसके बाद से आपका है शत्रुदी जो है प्राचीन नाम था। इसका जो है अगर हम बात करें आधुनिक नाम की तो आधुनिक नाम जो है इसका सतलज है। अगली हम बात करते हैं अस्किनी की। तो अस्किनी जो है चिनाब का नाम था, प्राचीन नाम। अगला हम बात करते हैं वितस्ता की। तो ये वितस्ता जो है झेलम को कहा जाता था प्राचीन नाम में। अगर उसके बाद हम करें विपाशा की, विपाशा जो है प्राचीन नाम है किसका, तो व्यास का। प्राचीन नाम है विपाशा, व्यास नदी का। अगर हम आगे बात करें गोमती का, गोमती प्राचीन नाम जो है किसको जो है तो गोमन नदी को कहा जाता था। आगे हम बात करें सादानीरा, तो सादानीरा गंडक नदी को कहा जाता था। गंडक नदी जो कि आज जो हम जहाँ पे है यानी बाघा के किनारे जो है गंडक नदी है, या गंडक नदी के किनारे बाघा बसा हुआ है, तो उसी को जो है प्राचीन रूप में जो है यानी प्राचीन नाम में जो है सादानीरा के नाम से जाना जाता था। आगे ये जो है कुछ जो है ये वैदिक कालीन जो है नदियां थी और जिनके जो है आधुनिक नाम है और ये प्राचीन है। यानी कि परुष्णी को जो है आधुनिक नाम में रावी कहा जाता है, शत्रुदी को जो है सतलज के नाम से, अस्किनी को चिनाब के नाम से, वितस्ता को झेलम के नाम से, विपाशा को व्यास के नाम से, गोमती को गोमल के नाम से, सादानीरा को गंडक के नाम से आधुनिक रूप में जाना जाता है। चलिए और आगे देखते हैं सामाजिक स्थिति, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक कालीन
सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति की बात करें तो सबसे पहले वहां का जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक था, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात करें तो वो पितृ सत्तात्मक था। दूसरी बात करें तो संयुक्त परिवार रहते थे लोग, वहां पे संयुक्त परिवार का भी उल्लेख देखने को मिलता है। उसके बाद से हम बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में तो वर्ण व्यवस्था का जो मिला हुआ है, वर्ण व्यवस्था का जो है वर्ण मिला है, वर्ण व्यवस्था था। ये जो है उस समय 4 वर्ण व्यवस्था था, यानी कि 4 भागों में बटा हुआ था पूरे वर्ण को। और पहला जो हम बात करें तो सबसे पहले जो है ब्राह्मण हुआ करते थे। दूसरी की बात करें तो क्षत्रिय हुआ करते थे। तीसरी की बात करें तो वैश्य हुआ करते थे। और चौथे की बात है सबसे नीचे जो है शूद्र हुआ करते थे। अब बात करते हैं ब्राह्मणों की, तो इस ऋग्वेद में 10वें मंडल के अनुसार ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति हुई है वो जो सृष्टिकर्ता है उनके सर से हुई है, तो यानी कि सबसे ऊंचे जो है ब्राह्मण हो गए। और उसके बाद से हम बात करते हैं क्षत्रिय की, तो क्षत्रियो इसके बारे में ऐसा वर्णन है कि जो सृष्टिकर्ता है तो सृष्टिकर्ता के इनका जो निर्माण हुआ है सृष्टिकर्ता के बाहु से हुआ, यानी भुजा से हुआ है, इसलिए ये क्षत्रिय है जिसे द्वितीय स्थान रखते हैं। और उसके बाद वैश्यों के बारे में ऐसा मत था कि इनका जो निर्माण हुआ है वो सृष्टिकर्ता के जो जान है जान से हुआ है, इसलिए तीसरे नंबर पे अपना स्थान रखते हैं। और चौथा जो बात है शूद्र की, यानी कि इसके बारे में ऐसा मानना था कि इनका जो जन्म हुआ है वो सृष्टिकर्ता के पैर से हुआ है, इसलिए शूद्र कहलाएंगे। ये सबसे नीच जाति के अंतर्गत आते थे। अब इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया ब्राह्मण के बारे में बताया सबसे उच्च, क्योंकि इनका जन्म सृष्टि कर्ता के सर से हुआ है, सर से हुआ है। दूसरी बात करें क्षत्रिय की, तो क्षत्रियों का ऐसा इनका इस मानना था कि द्वितीय उच्च में आते थे, द्वितीय उच्च में आते थे, जिसका ये ऐसा मानना था कि इनका जन्म सृष्टि कर्ता के भुजा से हुआ है, भुजा यानी बाह से हुआ है। तीसरा जो ऐसा मानना था, जैसे वैश्य के बारे में जो ऐसा मानना था कि इनकी उत्पत्ति सृष्टि कर्ता के जान से हुई है, जान से हुई है। और उसके बाद से चौथा जो शूद्र के बारे में ऐसा मानना था कि इनकी उत्पत्ति सृष्टि कर्ता के पैर से हुई है, पैर से हुई है। तो ऐसा जो है और जो है देखेंगे तो हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऐसा वर्णन था। लेकिन ये व्यवस्था कैसी थी हमारे उस समय समाज की बात की जाए तो अलग प्रकार से थी, लेकिन अब वर्तमान स्थिति में ऐसी व्यवस्था नहीं है, सब कुछ बदल चुका है। और जो है हम जो है उस समय अगर हम बात करें तो यहाँ का जो जीवन होता था वो राजतंत्रात्मक था, लेकिन अब जो है हम लोग जो है जनतंत्रात्मक में आ गए हैं, यानी कि जो है हम लोग जो है लोकतंत्र में आ गए हैं। ठीक, आगे चलते इसको उतार सकते हैं।
आगे हम जानकारी लेंगे ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति की, सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे और सामाजिक स्थिति के बारे में और भी इसके जो बहुत सारे गुण हैं इसको और देखते हैं। तो इसमें पूर्व में जो हम देखेंगे स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। अब उदाहरण स्वरूप देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे तो लोपामुद्रा है, लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववरा जैसे कुछ जो है विद्वान स्त्रियों के नाम आते हैं जिन्होंने शिक्षा उस समय प्राचीन काल में भी जो है शिक्षा ग्रहण किया था। अब आगे हम बात करें तो उस समय विवाह प्रथा जो था, दो प्रकार से विवाह होता था, यानी कि विवाह प्रथा दो प्रकार में था। पहला जो है अनुलोम विवाह था, अनुलोम विवाह। दूसरा जो था आपका प्रतिलोम विवाह। अब बात करते हैं अनुलोम विवाह क्या था। तो इसमें क्या होता था कि उच्च वर्ण का पुरुष होता था, जबकि निम्न वर्ण का स्त्री होती थी। अगर हम बात करें प्रतिलोम विवाह में तो इसमें उल्टा हो जाता था, उच्च वर्ण स्त्री तथा निम्न वर्ण का पुरुष हो जाता था, निम्न वर्ण का पुरुष हो जाता था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें दो प्रकार से विवाह प्रथा जो है लागू थी और इस तरह से होता भी था। अब उसमें देखें, बात करें भीषज एक शब्द आता है सामाजिक स्थिति में, तो भीषज जो शब्द है वो वैध के लिए किया गया है, ये वैध के लिए जो है इसमें उल्लेख किया गया है। आगे हम देखें तो इसमें कुछ और भी जो है जानकारियां हैं, जो आर्यों के वस्त्र बने होते थे, आर्यों के वस्त्र का निर्माण सूत से होता था, ऊन से भी होता था तथा चमड़ा से भी किया जाता था। आर्यों के जो वस्त्र बनते थे वह ये जो है आपके सूत से भी बनते थे, ऊन से भी बनते थे और चमड़ा से भी बनते थे। तो ये था, ये उनका सामाजिक स्थिति बहुत लंबा हो रहा है, इसी कारण से जो है आज इतना ही, और अगला जो है टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो है नमस्कार, सत्यागा। और आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कम से कम जो है 2 से 5 मिनट जरूर वीडियो देखें। धन्यवाद।